बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें हैं उस खालिक दो जहाँ के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट हसनैन रज़ा आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक कहता हूँ। दोस्तों, आज जो शख्सियत हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी है, वो शख्सियत बज़ाहिर तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस कराची का नहीं, सिंध का नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ आज मौजूद है और नौजवानों में काफ़ी मकबूलियत के भी हामिल हैं। आपने 5000 से ज़्यादा स्टेज शो, 2000 से ज़्यादा प्रोग्राम होस्ट, आप फाउंडर हैं अपना कराची कैंपेन के, साथ में आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं फ़नकारों की दुनिया के बेताज बादशाह, मौजूद हैं जनाब आगा शिराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम हसनैन, सलामत रहें, आप आबाद रहें। और जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह ये आगा भाई। सब आगा भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त हमारे लिए निकाला। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो आपने इतनी सारी तारीफ कर दी, खुदा आपके गुमान को सच कर दे। अच्छा आगा भाई, जो आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आप खुद पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी जो मीडिया है, उससे आप खुद अभी तक एक बहुत अरसे से आप मुंसलिक रहे हैं और हमने एक टाइम पे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसका एक गोल्डन एरा भी देखा और जबकि कोविड-19 आ चुका है, जिसकी वजह से आप देखें तो तमाम सेक्टर्स मुतासिर हैं, चाहे अब आप इकोनॉमिक सेक्टर की बात कर लें, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, हमारा जो स्पोर्ट्स का शोबा है वो भी इससे काफ़ी हद तक मुतासिर है। लेकिन अब आप देखें तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं, चीज़ें मामूल की तरफ आ रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और जो एसओपीज़ है उनका ख़ास ख़्याल रखा जा रहा है। लेकिन अगर आप स्टेज एक्टर्स जो हैं, जो हमारे स्टेज जो परफ़ॉर्मर्स हैं, जो स्टेज पे जो ड्रामा वग़ैरह करते हैं, वो इसको किस हद तक मुमकिन बना सकते हैं? क्योंकि अगर आप स्टेज पे देखें जब आप एक्टिंग करते हैं तो उसपे तो सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ इतना होता नहीं है, मतलब कोई फ़ासला इतना ख़ास होता नहीं, तो आप जो इस कोविड-19 की वजह से किस तरीके से वो मुतासिर हुए, जो स्टेज ड्रामास थे, किस तरीके से वो मुतासिर हो रहे हैं? देखिए हसनैन, सबसे पहले तो ज़िंदगी के तमाम शोबाजात को 2 बुनियादी हिस्सों में बाँट लेना चाहिए। एक बुनियादी हिस्सा जो है वो ये है कि वो आपकी ज़रूरियात से मुताबिकत रखता है। ज़रूरियात में आपका लिबास है, आपका खाना-पीना है, आपकी रिहाइश है। तो इसके इंतज़ाम और इंतज़ाम के जो जितने भी शोबाजात हैं, वो आपके लिए बहुत लाज़िम है। यानी उसके सिवा आपकी ज़िंदगी का पहिया जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर बिल्कुल, उसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, जहाँ से आप ज़िंदगी की रानाइयाँ, खुशियाँ, खुशबू और रंग ये समेटते हैं। तो ये भी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, लेकिन शायद उतना अहम नहीं है जितना ज़िंदगी जीने के लिए या बसर करने के लिए पहला हिस्सा अहम है। अब ये दूसरे हिस्से में शामिल होता है हमारा फ़नून लतीफ़ा। अब फ़नून लतीफ़ा की तमाम असनाफ़ इंसान को ना सिर्फ़ ये कि जिला बख्शती हैं, उसकी दिमागी, उसकी रूहानी हर एतबार से उसके लिए जिला का बायस है। तो यकीनी तौर पर ये बहुत अहम है, लेकिन जब कोई ऐसी उफ़्ताद आती है, पैराडाइमिक सिचुएशन होती है और कोई वबा की सूरत होती है, जैसी कि आजकल है कोविड-19 की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने असल की तरफ लौट जाते हैं। आपका असल क्या है कि आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, आप उससे फ़ोकस करते हैं और बाद अज़ां दूसरी चीज़ों को जो है वो आप पस-ए-पुश डाल देते हैं। लेकिन जहाँ बिल्कुल, तक फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद का ताल्लुक़ है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि इनका गुज़र-बसर, इनकी रोज़ी-रोटी और इनका काम-काज सब जुड़ा हुआ है जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। हमारी तो जो तमाम तर कोशिश होती है कि लोगों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके उनको खुशी जो है उसका कोई मौका फ़राहम करना है। अब आप किसी थिएटर हॉल में जाएँ तो वहाँ पर नशिस्त पे एक-दूसरे से कंधा जोड़कर लोग बैठे होते हैं। इसी तरीके से आप बिल्कुल, किसी मेले ठेले में भी जाएँ तो आपको ऐसी सूरत नज़र आएगी, आप किसी सिनेमा बिल्कुल, हॉल में जाएँ तो भी ऐसी सूरत नज़र आएगी। तो बिल्कुल, यहाँ समाजी फ़ासले का जो सवाल है वो अदाकारों, फ़नकारों, सदाकारों के लिए नहीं है, बल्कि फिर उसके बाद दोबारा शायकीन के लिए है कि वो किस तरह आपस में इस तरह का फ़ासला रखेंगे। जहाँ तक फ़नकारों का ताल्लुक है, तो जो टेलीविज़न ड्रामा है, वो कोविड-19 की वजह से एक फ़ज़ा ऐसी बनी कि रुका हुआ है, लेकिन वो फिर दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है ईद के बाद और तमाम पेंडिंग रिकॉर्डिंग्स दोबारा रिकॉर्डिंग्स होंगी। वहाँ तो एसओपी का बहुत खूब से ख़्याल रखा जाएगा और अच्छा, रखना भी चाहिए, ये ऐन अक़ल के मुताबिक है।
लेकिन थिएटर में भी ये ख्याल रखा जा सकता है, बिलाशुबा रखा जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है थिएटर देखने वाले, सिनेमा देखने वाले, वो आपस में जब एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर कंधा बैठेंगे, तो फिर सूरत हाल क्या वाज़ेह होती है। तो ये बिल्कुल। एक ऐसी वबा है जो अब हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है और शायद मुझे लगता है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। किसी बिल्कुल। एसओपीज़ को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मैं आपको इसकी आसान मिसाल दे देता हूँ कि अगर आज मैं आपके हाथ में 1 दर्जन अंडे दे दूँ और हुँ, थैली 1 दर्जन अंडे समेटे हुए आपके हाथ में दूँ, तो मैं सिर्फ़ आपको इतना कहूँगा, हसनैन रज़ा, इसमें अंडे हैं। आपके दिमाग में हुँ, फ़ौरी तौर पे 10-12 ख़्यालात आएँगे। ये अंडे हैं, चुनाचे मुझे आहिस्ता चलना है। ये अंडे हैं, हुँ, चुनाचे ख़्याल करना है किसी चीज़ से टकरा ना जाएँ। ये अंडे हैं, इसलिए मुझे ख़्याल करना है कि कोई मेरे साथ ना टकरा जाए। लेकिन हुँ, आज से 15 साल पहले जब हसनैन बहुत छोटा था, अगर उस वक़्त हसनैन के वालिद या वालिदा उसको अंडा देते, तो साथ ये सारी हिदायत भी देते कि बेटा आराम से जाना, ये अंडा टूट ना जाए, ख़्याल करना कोई तुमसे ना टकरा जाए, ख़्याल करना तुम किसी से हुँ, ना टकरा जाओ, कोई सख्त बिल्कुल, चीज़ इस पे ना लग जाए, अपने हाथ में इसको मज़बूती से मत थामना, कहीं अंडा टूट ना जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एहतियात भी ऐसी ही है कोरोना की। अब जब हमारे बिल्कुल, ज़हनों में बैठ जाएगी और हम इसके लिए आदी हो जाएँगे, तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। बिल्कुल। अच्छा अगर भाई ये तो वो सारी चीज़ें थी जो मतलब अब हम लॉकडाउन से बाहर की तरफ आ रहे हैं यानी अब हमारा जो लॉकडाउन था वो ख़त्म होने जा रहा है। जब लॉकडाउन अपने पीक पे था यानी जब आपको भी पता है जब एक बिल्कुल लॉकडाउन और एक कर्फ्यू टाइप की ऐसी सूरत-हाल बन चुकी थी, तो उस टाइम पे तो कुछ भी खुला हुआ नहीं था बैंक कुछ भी कोई भी शोबा हो तो वो सब बंद पड़े हुए थे। तो ऐसे टाइम पे जो स्टेज एक्टर्स बैठे हुए थे मतलब घरों में बैठे थे क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर कुछ स्टेज एक्टर्स का वही होता है कि स्टेज पे परफ़ॉर्म किया, कुछ अर्निंग हुई, ब्रेड एंड बटर उनका ही वही होता है। तो क्या पाकिस्तान इंडस्ट्री या जहाँ जो अकेडमी या जहाँ कहीं पे भी वो परफ़ॉर्म करते थे, उन्होंने कुछ उनके लिए इक़दामात किए? देखिए, अब इसके अंदर पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वो आपने कहा लॉकडाउन ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं उसमें एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ। सवाल यहाँ लॉकडाउन के ख़त्म होने का नहीं है, सवाल तो यहाँ पर ये है कि एसओपीज़ का ख़्याल रखा जाए, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो। बिल्कुल, ये एक ऐसी एक ऐसी आदत है कि जिसके अंदर है कि हमने अपना खुद से ख्याल रखना है। लॉकडाउन को हमने सवाल बनाकर अपने आप को आज़ाद नहीं करना। यानी अगर लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है या लॉकडाउन में नरमी आ रही है, तो आपने अपने आप को आज़ाद तस्वुर करके जो है वो तमाम एसओपीज़ को बालाए ताक नहीं रखना, आपने उसका ख्याल ज़रूर रखना है। दूसरी बात, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कहा कि उस दौर में जब बहुत सख्ती थी और एक कर्फ्यू का माहौल था, तो मैं आपको बहुत दुःख के साथ ये बात बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे फ़नकार जो लाइव शोज़ करते हैं, थिएटर करते हैं, कमर्शियल थिएटर करते हैं, शादी-ब्याह की तकरीबात में होते हैं और आप अगर उनको कैटेगरी वाइज़ जो है वो बी और सी क्लास आर्टिस्ट भी कहें, तो हुँ, बावजूद उसके वो आर्टिस्ट तो हैं, उनका उसी से रोज़ी-रोटी है। तो वो बिल्कुल, सब लोग बहुत मुतासिर हुए, बहुत परेशान हुए और फिर उसके बाद वो परेशानी फैलते हुए इस कदर फैल गई कि शहीद सिद्दीकी ने, रऊफ़ लाला ने, सलीम आफरीदी ने, काशिफ़ खान ने, ज़ाकिर मस्ताना ने, शैनी अज़ीम ने ये कहा कि हम अपने घर में बैठकर अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन हमें दुःख इस बात का है कि लोग जो बाहर नहीं निकल पा रहे या जिनके पास ये वसाइल नहीं है कि वो 1 माह तो दूर की बात है, 10 दिन का स्टॉक नहीं है उनके पास, उनके लिए क्या किया जाए? तो फ़नकारों ने अपने तौर पर एक कैंपेन का आगाज़ किया जिसमें काशिफ़ खान और सलीम अफ़रीदी ने अलग कैंपेन की और उसमें कुछ हमारे गैर मुल्की दोस्त भी थे जो हमसे मोहब्बत करते हैं और मैं उन चीज़ों का चश्मदीद गवाह हूँ कि काशिफ़ खान ने और सलीम अफ़रीदी ने लोगों के घरों तक जाकर जो है वो राशन पहुँचाया। फिर दूसरी जानिब जो है वो हमारे साथ ज़ाकिर मस्ताना और शैनी अज़ीम और परवेज़ सिद्दीकी की मिसाल है कि जिन्होंने ज़ैनब ट्रस्ट के नाम से एक इदारा कायम कर रखा है बहुत अरसे से। उसके ज़रिए से वो काम करते रहे और वो काम भी बहुत शानदार था। और फिर शकील सिद्दीकी ने, रऊफ़ लाला ने मुख्तलिफ़ फलाही तंज़ीमों से राब्ता करके वहाँ से कुछ राशन बैग्स का एहतमाम किया जो लोगों तक पहुँचा। देखिए ये सब जो है ना वो अ, चीज़ें वक़्ती होती हैं और जो बिल्कुल, बिल्कुल, कुल्ली तौर पर उनका मसले का हल था वो ये था कि आपके पास सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, वो ऐसा ही है। फंसारों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बिल्कुल, बात बता रहा हूँ, बड़े दावे से बता रहा हूँ कि फैसल कुरैशी ने मुझे ये बताया हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, सब लोग उनसे बिल्कुल। वाकिफ़ हैं। हुँ, फैसल कुरैशी कहते हैं, इतना अरसा काम करने के बावजूद आगा भाई अभी तक मैं अपना क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन किसी बैंक से अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए कि बैंक जो है वो
मेरे शोबे को तसव्वुर ही नहीं करता कि ये ऐसा शोबा है कि जहाँ पर आमदनी इस कदर होगी कि मैं उन्हें उनका दिया हुआ कर्ज लौटा सकूँगा। तो चुनाचे सवाल ये पैदा होता है कि इस इंडस्ट्री को पहले तस्लीम तो कर लिया जाए, फिर सोशल सिक्योरिटी के नाम पे ईओपीआई की जो बिल्कुल। कटौती मुख्तलिफ महकमा जाती हवाले से होती है, वो इनके यहाँ भी हो और फिर उसके बाद इनको सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कोई माहवार या सहमाई या शिशमाई कोई जो है वो फ़ायदा पहुँचना चाहिए। एंडोवमेंट फंड के नाम से एक फंड है, जो पहले हुँ, 28 करोड़ रुपए था और अब 44 करोड़ रुपए हो गया है और वो सिंध गवर्नमेंट का है। सरदार शाह साहब हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं टूरिज्म के, कल्चर के, तो उनके पास ये फंड मौजूद है, लेकिन उस फंड की भी बाँट पर बहुत से सवालिया निशान आते हैं कि जनाब वो हुँ। फंड कहाँ जाता है, किस तक पहुँचता है और वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को जो है वो वाक़ई बहुत नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है, जो बड़े परेशान हाल होते हैं। फिर हमारे पास एक इदारा है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, वहाँ अहमद शाह साहब से मेरी बड़ी तफ़सीली बातचीत आगा हुई, वो भाई मेरे आगा भाई सॉरी कता कलामी के लिए माफ़, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने तो 2 से ढाई अरब गरीबों में तक़सीम किया है, इमदाद और राशन वगैरह ये तो बाँटी है, सिंध वो गवर्नमेंट ने। तस्वीर उसकी तस्वीरें और वीडियोज़ तो सारी आपके पास महफ़ूज़ है ना, आप लोगों को दिखा नहीं रहे। ऐसे ही है ना? तो अब बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। ये पैदा होता है हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बाँट है ना, इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा अच्छा सलीका है कि आप दायरों में चीज़ों को बाँटें। मिसाल के तौर पे अगर आप फ़नकारों तक वो फ़ायदा पहुँचाना चाहते थे, आप आर्ट्स काउंसिल को स्टेक होल्डर बनाते, आप बिल्कुल। किसी नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स को बनाते, आप नेशनल अकेडमी फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट नापा जहाँ से हम पास आउट हैं, उसे बनाते और उसे मरकज़ बनाकर वहाँ पर वो चीज़ें पहुँचाते और वहाँ से वो चीज़ें जो है आगे बढ़ती और उनको सही मानों में मालूम है कौन फ़नकार है, बिल कौन सदाकार है, कौन बिल्कुल, वो गुलूकार है ग्राउंड लेवल पे और एक बड़े बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे हैं इदारे जो ग्राउंड लेवल पर। अच्छा आगा भाई ये बताएँ कि मैंने जैसे पिछले सवाल में बात करी कि हमने एक टाइम देखा कि जिस गोल्डन एरा जिसको हम कह सकते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री का, 1985 में जब जनरल ज़िया-उल हक आए तो उस टाइम पे उन्होंने इस्लामाइज़ेशन लगा दी पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक ज़वाल देखना पड़ा और स्टैट्स के मुताबिक उस टाइम पे तकरीबन 1100 के करीब, या अगर मैं गलत ना हूँ, तो ऐसे इदारे या सिनेमाज़ हॉल पाकिस्तान में थे जो पाकिस्तानी मूवीज़ या इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहे थे और इस्लामाइज़ेशन के बाद यानी इस वक़्त करंटली टोटल 120 के करीब वो कुछ तादाद रह गई है। तो क्या पाकिस्तानी इंडस्ट्री का ज़वाल सिर्फ़ इस्लामाइज़ेशन की वजह से हुआ है या इसके पीछे और भी कोई वजूहात है? देखिए जी, मैं आपको नाम लेकर बता सकता हूँ ओडियन, कोडियन किस्मत फिर उसके बाद रीनो, फिर उसके बाद जुबली, ये वो सिनेमाज़ हैं जिनके टूटने के बाद वहाँ प्लाज़ाज़ बन गए और बिल्कुल। उसका सबब ये था कि आपकी जो फ़िल्म की प्रोडक्शन है, जो आपका सबसे बड़ा मीडियम है, उसका एक मयार है, इंटरनेशनल मयार है। आपका पड़ोसी मुल्क 1000 फ़िल्में सालाना रिलीज़ करता है। बिल्कुल, ऐसी ठीक है बात है। जी। और आप जो है वो साल 1984-85 तक जो फ़िल्में रिलीज़ करते थे, उनकी तादाद 150 पौने 200 हुआ करती थी। आज वो हुँ, तादाद 20 है। आप सिर्फ़ 20 फ़िल्में रिलीज़ कर रहे हैं साल में। तो 20 फ़िल्मों के लिए कितना सिनेमा होना चाहिए, 150 पौने 200 फ़िल्मों के लिए कितना सिनेमा होना चाहिए और फिर 1000 फ़िल्म के लिए कितना सिनेमा होना चाहिए। तो इससे ऑटोमैटिकली रेशियो बन जाता है। अच्छा, अब हुँ, सवाल ये है कि हमारा जो सिनेमा तब्दील हुआ है प्लाज़ाज़ में, उसका सबब हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का ज़बूहाली थी। और फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो कराची से शिफ्ट करके लाहौर गई, लाहौर से फिर कराची आई और फिर दोबारा लाहौर गई। तो उसके बिल्कुल। दरमियान में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए और जहाँ तक ये आपने मज़हब का हवाला दिया, तो मैं मज़हब के हवाले से आपको ये बता दूँ, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ना, उनके हुँ, मज़हब के साथ जो फ़नून लतीफ़ा है, वो मुश्तक है, यानी जुड़ा हुआ है। हुँ, यानी उनका हुँ, रक़्स, मौसीकी, नौटंकी, ये उनकी रामलीला भी नौटंकी में होती है, तो उनके साथ ना उसकी बुनियादें जुड़ी हुई हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ और वेटरन एक्टर हैं हमारे तलत हुसैन साहब, उनके साथ मेरा हमेशा ये मुबाहिसा रहता है कि ड्रामा हमारी सिन्फ़ नहीं है, हमने ये एडॉप्ट किया है बाहर से। तो बिल्कुल। जो हमारी अपनी असनाफ़ थी, उन असनाफ़ में हमने बहुत सा काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया, वो हमारी असनाफ़ थी, हमारी तलत की असनाफ़ थी, हमारी शायरी की सिन्फ़ थी, जिसपे हमने बहुत सा काम करना चाहिए था और किया भी है। लेकिन मजमूई तौर पर फ़िल्म इंडस्ट्री से लेकर थी, फ़िल्म्स में हुकूमत की जानिब से एक बेरहमी भी है, हुकूमत की जानिब से तवज्जो ना देना भी है। आज तक हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंडस्ट्री के तौर पर तस्लीम नहीं की गई।
अगर ये इंडस्ट्री के तौर बिल्कुल। पे तस्लीम की जाती तो फैसल कुरैशी जैसा सीनियर एक्टर ये ना कहता कि हम्म। मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं, ठीक है ना? बहुत हैरानी तो की हम बात है। अभी तक जी हाँ, हम इंडस्ट्री के तौर पर अभी तक तस्लीम ही नहीं किए गए। जब हम इंडस्ट्री के तौर पे तस्लीम किए जाएँगे तो इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है वो मफादात भी जुड़े होते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको एड भी करती है, गवर्नमेंट उनके तनव्वुर और तरक्की के लिए रास्ते भी बनाती है और फिर उनके लिए लोन्स भी होते हैं। मैं एक मिसाल नहीं जानता जब से पाकिस्तान बना है कि किसी फ़िल्म की प्रोडक्शन के लिए, किसी ड्रामे की प्रोडक्शन के लिए, किसी स्टेज शो के लिए सरकार के किसी बैंक ने या किसी मालियाती इदारे ने कभी कर्ज़ा दिया हो। यानी आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए कर्जा ले सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए कोई कर्जा नहीं है। दूसरी बात ये बिल्कुल। है कि हमने क्या किया कि हमने वही मज़हबी लिबादे वाली बात करूँ, हमने ऐसी सोच बना ली। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ तनवीर आफरीदी टेलीविज़न शो में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऑन एयर ये बात कही कि हम अपने जो है वो फ़नकारों के लिए खुद से कोशिश इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें खदशा ये लाहक है कि शायद दूसरे लोग इसलिए मदद नहीं कर रहे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये गाने बजाने वाले लोग हैं या ये नाचने वाले लोग हैं या ये हम्म, अदाकारी करने वाले लोग हैं। ये तो गुमान किया जाता है कि ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं। यानी आप बिल्कुल। फलाह का काम करने के लिए भी इन लोगों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जबकि हम्म। जब आपके यहाँ खुशी होती है, जब आपके यहाँ कोई एहतमाम होता है, आप इन्हीं फ़नकारों को बुलाते हैं, इन्हीं के ज़रिए हम्म। से आप मुस्कुराहटें इकट्ठी करते हैं, इन्हीं के ज़रिए से आप महज़ूज़ होते हैं, इन्हीं के गीतों को आप अपनी शादी-ब्याह पे गाते हैं और बावजूद उसके जब ऐसी कोई सूरत आती है, तो आप उसको यकलख़्त अपने आप से जुदा कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इसमें अब आहिस्ता-आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया ने आप जैसे नौजवानों ने मैं आप जैसे नौजवानों को क्रेडिट इसलिए जज़ाकल्लाह। दूँगा कि हसनैन रज़ा अपनी उम्र के एतबार से बड़ा काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं वतन अज़ीज़ में, बिल्कुल। जो इस कौमी ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं और इस मौज़ूआत पर गुफ्तगू करके एक राह हमवार कर रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह आगे आने वाले 2-4 सालों में, 5 साल 10 सालों में, मैं ये देखता हूँ कि ये कम से कम तफ़रीक़ ख़त्म हो जाएगी और सरकार की जो ज़िम्मेदारी है, वो अपनी जगह बजुज़ मौजूद है कि बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, मैं पिछले 15 साल से मुश्ताक हूँ कि कोई हमारा वफ़ाकी वज़ीर सक़ाफ़त भी हो। हमारा 15 साल से कोई वफ़ाकी वज़ीर सक़ाफ़त नहीं है। यानी हमारा कल्चर के लिए मिनिस्टर ही नहीं है। बहुत यानी हैरानी है, आप बहुत हैरानी वफ़ाकी है। सतह पर आपने वफ़ाकी सतह पर कल्चर को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके रख दिया। आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अदाकार, सदाकार, गुलूकार, फ़नकार के लिए कोई मिनिस्ट्री ही नहीं रखी। आपने उसका हुँ। डिपार्टमेंट ही नहीं रखा। यानी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आपने दे दिया ब्रॉडकास्टिंग का शोबा और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो मुसलसल अपने मुखालिफिन पर जो है वो इल्ज़ामात लगाने और अपने वज़ीर आज़म पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देता रहता है। उसने काम क्या करना है? तो वो तो एक स्पोक्स पर्सन बन जाता है, वो एक तर्जुमान बन के रह जाता है। तो बिल्कुल। आपके पास वफ़ाकी सतह पे मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 3 अदवार में मुसलसल इन 15 सालों में अपने पास कल्चर की मिनिस्ट्री रखी है और इस दफ़ा जो वज़ीर हैं सरदार शाह साहब, वो हैं भी बहुत लायक और वो शायर है, अदीब है, खुद इन तमाम चीज़ों को जानते हैं, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश अब भी बाकी है। बिल्कुल, एंडोवमेंट फंड बिल्कुल। को सही ढंग में खर्च होना चाहिए और मैं तो ये कहता हूँ कि एक मखसूस रकम 15, 20, 25 हज़ार रुपए की किसी को देकर मफलूज करने की बजाय आप किसी बिल्कुल, एक से थोड़ी बड़ी रकम से कोई ऐसा निज़ाम वज़ा कर दें, जिससे उसका मुतवातिर सिलसिला चलता रहे। बिल्कुल। अच्छा, आगा भाई आपने बात करी कि इस्लामिक थोड़ी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, तो आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक है, हॉट इश्यू जो आप कह सकते हैं इसको, कि टर्किश टर्किश ड्रामा जो कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू डब के अंदर टेलीकास्ट हो रहा है अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से, तो उसपे एक बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है कि क्यों पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री इस तरह के ड्रामे या इस तरह की हिस्ट्री पे मूवीज़ क्यों नहीं बनाती? क्यों हमारे पास कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है इस्लामिक कि हम किसी चीज़ पर इस तरह के ड्रामे या शो बनाएँ और उसको पाकिस्तान में टेलीकास्ट करें, बजाए इसके कि हम किसी तुर्किश ड्रामे को यहाँ टेलीकास्ट करें? अच्छा देखिए, मेरे लिए तो मादर-ए-इल्मी का जो है वो एक हवाला रखता है इदारा पाकिस्तान टेलीविज़न और पीटीवी, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग का एक इस्तारा है और बुनियाद है जहाँ से तमाम चीज़ों की इब्तिदा हुई है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत सारे ऐसे तारीख़ी सीरियल्स नश्र किए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा खान आसिफ़ साहब का है जिन्होंने वो तहरीर किए, एक बहुत बड़ा हिस्सा कासिम जलाली साहब का है कि जिन्होंने वो उसकी हिदायत दी। बाद अब्बा, मुलाहिज़ा होशियार, मोहम्मद बिन कासिम, टीपू हुँ। सुल्तान और फिर उसके बाद आपके जो है वो निशान हैदर की सीरीज़ जिसके अंदर हुँ। तमाम निशान के ड्रामाज़ बने।
और फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे प्लेस मौजूद हैं। और आज भी जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न जाता हूँ तो वहाँ पर जो हमारी वार्डरोब है, जहाँ पर हम लिबास जाकर तब्दील करते हैं, तो वहाँ एक बहुत लंबी कतार है ड्रॉ की, जिसको मैं खोलकर ख़ास तौर पर देखता हूँ, जिसमें बादशाहों का लिबास, तलवारें, ढालें, सब सब चीज़ें मौजूद हैं, नेज़े, भाले, और छोटी मंजनी और फिर उसके बाद तोपें। तो वो मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये वो तमाम निशानियाँ हैं, उन तमाम मेगा सीरियल्स की जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया और वो उस ज़माने में बहुत पसंद की गई। और आज भी उनमें से बहुत सारी सीरियल्स जो है वो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते बिल्कुल। हैं कि उस ज़माने में उन्होंने कितना शानदार काम किया। लेकिन जहाँ तक जदीद असरी तकाज़ों का ताल्लुक है कि आज आपने नए दौर में रहते हुए नई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, यानी हसनैन रज़ा जो है वो आज ऐसी फ़िल्म को देखकर जिसमें मुक्का मारने पर ठुशों की आवाज़ आती है, वो महसूस नहीं हो सकता। वो कहेगा बिल्कुल। ये क्या मज़ाक है, ठीक है ना? तो हुँ। मालूम ये हुआ कि ये जो जदीद दौर है, ये जो ईरा है, इसके अंदर आपको नए जदीद असली तकाज़ों से हम-आहंग होना पड़ेगा। तो फिर लाज़िमा है कि आपको नई चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। आपका एक हुँ। पड़ोसी मुल्क ईरान ऐसी सीरियल्स और ऐसी फ़िल्में प्रोड्यूस करने पर पूरी दुनिया में बहुत मुमताज़ है, जिन्होंने बिल्कुल। तमाम अंबिया कराम की मूवीज़ बनाई। मुख्तारनामा इसकी एक मिसाल है। एक मिसाल है और बिल्कुल। मुख्तारनामा जो है वो एक ऐसी सीरियल है कि जिसको अगर अर्तगरल के सामने आप रखें तो शायद अर्तगरल शर्मिंदा हो जाए। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये मामला ये है कि चूँकि हमने जो चीज़ देखी नहीं है, तो उसके बारे में हम राय कायम नहीं कर सकते। अब एक सवाल है कि जनाब आपको खाने में क्या पसंद है? तो मेरे जैसा आदमी कहेगा जनाब मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। लेकिन हुँ। हसनैन रज़ा कहेगा कि आपको अगर बिरयानी पसंद है तो क्या आपको अफ़गानी पुलाव पसंद नहीं है? तो मेरा जवाब ना में इसलिए होगा कि मैंने कभी अफ़गानी पुलाव खाया ही नहीं। तो ऑब्वियस। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एक चीज़ देखी नहीं है, तो आप उसके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते। तो ईरान ने ऐसी बहुत सारी प्रोडक्शन की है और शूमिए किस्मत कि हमने उसको अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर नश्र नहीं किया। हरचंद के हुँ। माँ-बाप यूट्यूब के ज़रिए से एक्सेस में मौजूद है और लोग उसे जाकर देख सकते हैं। मरियम मुक़द्दस की पूरी सीरियल है। फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर बनाई जाने वाली हुँ। फ़िल्म है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर और फिर उसके बाद करबला के एस्पेक्ट में उसके हुँ। पोस्ट और प्री बहुत सारी ऐसी वाक़यात की फ़िल्में हैं। तो ये सारा वो काम है कि जो कौमी ज़िम्मेदारी समझ के किया जाता है। अब ये याद रखिएगा एक बात, अल-तग़रल जैसी, मुख्तारनामे जैसी, टीपू सुल्तान जैसी जो पीटीवी ने रिलीज़ किया, ऐसी मूवीज़ और सीरियल्स तब ही रिलीज़ किए जाते हैं जब हुकूमत वक़्त उसको कौमी ज़िम्मेदारी करार दे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके ज़रिए से आपने अपने अकाबिरीन, अपने मशाहीर, अपने अपने अजदाद का हवाला पेश करना है। इसके ज़रिए से आपने अपनी तारीख़ बयान करनी है। इसके हवाले से आपने अपने नौजवानों को मोटिवेट करना है। इसके हवाले से आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। अच्छा चूँकि अगर भाई ये और तरबियत आजकल के जो बच्चों की साइकी है वो सिर्फ़ पिक्चराइज़ेशन के ज़रिए चीज़ों को समझते हैं, जो लेसन्स होते हैं वो पिक्चराइज़ेशन के ज़रिए समझते हैं। और आज आप जाकर देख लें कि जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे लेवल के स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो है वो पिक्टोरियल को और हरकत करती हुई तस्वीरें यानी मूवीज़ को, फुटेजेस को जो है वो तालीम की तहसील का ज़रिया बना दिया गया है। क्योंकि बिल्कुल। इस ज़रिए से बच्चे बहुत आसानी से चीज़ें पिक करते हैं और वो कहानी की सूरत अपने दिमाग में बसा लेते हैं। तो ये जो स्टोरी टेलिंग है, ये दरअसल इंसान की पहली तरबियत का है। यानी हुँ। स्टोरी टेलिंग से ही इंसान ने सीखा है। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के दरमियान में मुकाबला हुआ और एक बेटा मक़तूल हुआ और एक बेटा कातिल करार दिया गया। तो काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया तो उसके बाद वो परेशान हो गया कि इस लाश का मैं क्या करूँ? हुँ। इसे तो मैंने कत्ल कर दिया। जब वो बहुत परेशान हुआ तो अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत इज़्ज़ी को जो है वो काम में लाते हुए हुक्म सादिर किया कि 2 कौवे आकर ऐन काबिल के सामने बैठ गए। उन कौवों ने चोंचों के साथ एक-दूसरे से मुकाबला करना शुरू कर दिया। हुँ। एक कौवे ने अपनी चोंच के वार से दूसरे कौवे को मार दिया और फिर जब वो मर गया, तो उसके बाद उसने अपनी ही चोंच से ज़मीन में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद उसके पैर को अपनी चोंच में पकड़ के उसके अंदर डाला और चोंच से उसके ऊपर और परों से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, यानी कब्र बना दी। तो अल्लाह ताला ने विजुअल्स के ज़रिए, स्टोरी टेलिंग के ज़रिए और पिक्चराइज़ेशन के ज़रिए इंसान की तालीम फरमाई है। चुनांचे बिल्कुल। ये हमारे पास तफ़सील है, हमारे पास ये मिसाल है क्योंकि हम थिएटर पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को इस तरह की चीज़ें बताते हैं कि अल्लाह ताला ने भी तमसील के ज़रिए, तमसीलकारी के ज़रिए इंसान की इस्लाह की है।
चुनाचे हमें ऐसी किसी सीरियल, सीरीज, फिल्म के लिए, प्रोडक्शन के लिए लाजिम है कि हुकूमत की सरपरस्ती शामिल हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान के जिस सीरियल की आपने नाम लिया, मुख्तारनामा या मरियम हम्म, मुकद्दस, ये जितनी सी हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं, उन तमाम मूवीज़ को टैक्स फ्री करार दिया जाता है। उन तमाम मूवीज़ के लिए जितनी भी जो मकामात हैं, उन पे जब शूट होता है, तो उसका कोई रेंटल नहीं लिया जाता। उनके तमाम अदाकारों और फनकारों को पे किए जाने वाली रकम पे भी टैक्स नहीं लिया जाता। ये गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है। अर्तगरल के साथ भी ऐसा ही है। अर्तगरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ टर्की का एक सपोर्टेड प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए से हम्म, वो अपनी निशाते सानिया की झलकियाँ दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जिससे वो अपने अपने उस कुरून वस्ता के दौर की अज़मत को बयान करना चाहते हैं, हम्म, जिसके ज़रिए से वो अपने तारीख़ी पूरे विरसे को ज़ाहिर करना चाहते हैं। चुनांचे ये ज़ाहिर हुआ कि ऐसे कामों के लिए हुकूमत की सरपरस्ती लाज़िम व मलज़ूम है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत की जानिब से खुद से इनिशिएटिव लिया जाए। आज अगर इमरान खान हम्म, साहब अर्तगरल हीरो बनाकर हमारे सामने पेश करते हुए उस सीरीज़ को वहाँ इम्पोर्ट करते हैं, उर्दू में डब करवाते हैं और पूरे पाकिस्तान को नेशनल टीवी पे दिखाते हैं, तो इस बात की ये अलामत है कि वो चाहते हैं कि हम निशात सानिया और कुरून वस्ता के उन तमाम मशाहिर और अकाबरीन को जाने, पहचाने, उनसे हम वाकिफ़ हो बिल्कुल, सकें। तो लाज़िम है कि हमें भी अपने मशाहिर को लेकर आना चाहिए। मैं बहुत दुःख के बिल्कुल, साथ ये बात करता हूँ, 11 निशाने हैदर हैं हमारे और आज तक जिनके ऊपर ड्रामा बना है उनकी तादाद 7 है। तो 5 निशाने हम्म, हैदर ने आपका क्या कसूर किया है? आप उन पे क्यों नहीं बिल्कुल, सीरीज़ बनाते? बिल्कुल बनाएँ, सपोर्टेड होना चाहिए। आईएसपीआर को भी कहूँगा वो भी इस मैदान में आए। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी इस मैदान में आए और सपोर्ट करे। आज खलील रहमान कंवर साहब का मैंने ट्वीट देखा है और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है कि वो एक ऐसी ही सीरियल बनाने का इरादा रखते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर लाज़िमा है कि एक गवर्नमेंट की सपोर्ट आ जाए तो बहुत अच्छे से ये काम हो सकता है। लेकिन अगर बाहर से कोई अच्छा काम आ रहा है और आप उसपे इसलिए तनकीद करें कि आपके दामन में कुछ नहीं है, तो मैं इसे भी गलत समझता हूँ। कोई बिल्कुल। अच्छा काम उसको सराहना चाहिए। अगर आप उससे बेहतर करने की कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, डिवोशन, पैशन रखते हैं, तो आप वो काम करके ला दें, उसके सामने हुँ, सजाएँ, तो फिर देखने वाला नाज़िर जो है, वो खुद फैसला करेगा कि क्या काम अच्छा है। और वैसे भी आगा भाई आपको उस ड्रामे से इस्लाम की एक हिस्ट्री पता चल रही है कि किस तरीके से मुसलमानों ने टर्की को फ़तह किया, किस तरीके क्या मेहनत थी, क्या जद्दोजहद थी, एक लेसन ही है, एक सबक ही हमें मिल रहा है उससे। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन बावजूद उसके मैं एक इल्तमास ज़रूर करूँगा कि उसके अंदर कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ को जो है वो थोड़ा-सा तोड़-मोड़ कर पेश किया गया है और जो तारीख़ के तालिब इल्म हैं, वो उस पर जो है वो नुक्ता एतराज़ भी उठा रहे हैं क्योंकि जो तहरीक-ए-ख़िलाफ़त थी क़ब्ल तक़सीम-ए-हिंद, तो हुँ, उस तहरीक-ए-ख़िलाफ़त की जानिब जब हमारी आवाज़ें यहाँ हिंदुस्तान से बुलंद हो रही थी और तहरीक-ए-ख़िलाफ़त चली और फिर खाकसार तहरीक और मौलाना मोहम्मद अली का एक बड़ा किरदार रहा। तो उसके साथ-साथ जो है वो टर्किश मफ़ादात के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है वो टर्किश मफ़ादात के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो वो हमारा एक जो है वो वाज़ेह तौर पर तुर्की के लिए एक आप समझ लें कि माज़ी का मंज़रनामा वाज़ेह नहीं है। तो चुनांचे उसमें भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ईसीओ यानी इकोनॉमिकल कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन और आरसीडी 2 ऐसे मुआहदे हैं जिसके ज़रिए से तुर्की, पाकिस्तान और ईरान आपस में मुआहदे में जुड़े हुए हैं। जिसके अंदर ना सिर्फ माशी हवाले से मुआहदे शामिल हैं, उसमें समाजियात के हवाले से है और फिर उसके बाद फ़न्नी और इंडस्ट्रियल जो है वो कोऑपरेशन के भी मुआहदे मौजूद हैं। तो ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ये आगे आने वाले दौर में एक ऐसा ट्राइका बनने जा रहा है जो गैर अरब मुसलमान है। मैं ये हुँ, लफ्ज़ दोबारा दोहरा रहा हूँ, गैर अरब मुसलमान। अब गैर अरब बिल मुसलमान क्या है? हज के खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि किसी अजमी को किसी अरबी पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी काले को किसी गोरे पे, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। बावजूद उसके अरब व अजम का तसव्वुर आज भी मौजूद है। तो जो अहले अरब हैं वो एक जानिब और अहले अजम एक जानिब। तो अहले अजम में 3 ही ममालिक हैं जो इंतहाई जो है वो मुमताज़ है, वो है तुर्की, पाकिस्तान और ईरान। इनके दरमियान में आरसीडी और ईसीओ के मुआहदे भी मौजूद हैं और इनकी तारीख भी एक दूसरे से बहुत आपस में मुशाबे है। मिसाल के तौर पर आज जो ज़बान मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये उर्दू है और लफ्ज़ बिल्कुल, उर्दू जो है वो तुर्की ज़ुबान का है, बिल्कुल। जिसका लुग़वी माना है लश्कर का। तो हुँ, आप उर्दू ज़बान में बहुत सारे टर्किश अल्फ़ाज़ मौजूद हैं। फिर ईरान की अगर बात की जाए,
तो फ़ारसी के बहुत सारे अल्फ़ाज़ आपकी ज़बान में मौजूद हैं, तो इन तीनों मुल्कों का आपस में एक कल्चरल बॉन्डिंग है और मैं ये समझता हूँ कि इन तीनों मुल्कों का एक लिजन बनना चाहिए और ईरान की जानिब से और अगर तुर्की की जानिब से निशात सानिया और अपने कुरून वस्ता के मशाहिर और अकाबिरीन को ट्रिब्यूट करने के लिए अगर ऐसी मूवीज़ और सीरियल्स बन रहे हैं, तो पाकिस्तान को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जबकि याद रहे कि पाकिस्तान इन दोनों से बहुत पहले पीटीवी की बिल्कुल। प्रोडक्शन में ऐसा काम कर चुका है, तो हमें दोबारा भी करना चाहिए। अच्छा आगा भाई, हमने एक टाइम पे देखा कि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो क्वालिटी, वो मयार नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब से ग्राउंड लेवल पे नापा, या अगर हम आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की बात करें, जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है ग्राउंड लेवल पे, तब से हमारे पास क्वालिटी आती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। खासतौर पे अगर हम आर्ट काउंसिल की बात करें तो पिछले 5 से 6 सालों के अंदर आर्ट काउंसिल ने ग्राउंड लेवल पे काफी काम उनका नुमाया नजर आता है। तो एक तो पहले आप इस पे रोशनी डालें, और आखिरी जो मेरा बल्कि आप पहले इस पे रोशनी डालें, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, बात ये है कि सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन है, जो इनकलाब है इस शोबे में, यानी जिसको आप एंटरटेनमेंट का शोबा कह लें, सकाफत का शोबा कह लें, कल्चर कह लें, तो इस शोबे में मजमूई तौर पर ये पूरे फ़नून लतीफ़ा की असनाफ पे आप बात कर लें, तो जो बड़ा इनकलाब है, वो वो इस टेक्नोलॉजी ने लेकर आया है। यानी जिसके ज़रिए से आज हम आपस में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल। वो टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए से यूट्यूबर्स पैदा हुए। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से बहुत सारे ऐसे लोग जो नेग्लेक्टेड थे, जिनके टैलेंट को तस्लीम नहीं किया जा रहा था, वो सामने आ गए। और फिर वो सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बने। किसी ज़माने में ऐसा होता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया से चीज़ को उठाकर सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जाता था, जबकि अब उल्टी गंगा बह रही है। अब जो बिल्कुल। है वो सोशल मीडिया पे डिस्कस होने वाले मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया पे ले जाया जाता है। मिसाल के तौर पर अब आप ऐसे समझ लें कि मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया का आदमी हूँ और आपके साथ सोशल मीडिया पे बैठा हूँ। बिल्कुल। अब ज़माना वो आ गया है कि हसनैन रज़ा सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है और कोई इसे पिक करके किसी टेलीविज़न चैनल पे बैठा दे कि आप यहाँ बैठे बिल्कुल। और यहाँ मैसेज करें, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये सिस्टम शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ इनकलाब की बड़ी वजह ये बनी है और फिर उसके बाद जो है उसी इनकलाब ने बूढ़े दिमागों को, जो 1980 और 1970 के दिमाग थे और वहीं पे अटके हुए थे और वो वैसा ही चाहते थे कि वैसे ही रिजल्ट्स हो और उनके सामने ज़ानुए अदब तय किए जाएँ और एक प्रोसेस के साथ गुज़रा जाए। तो नौजवानों ने अपनी तेज़ी से वो रास्ता बहुत तेज़ी से जो है वो मुकम्मल किया है और अब आर्ट्स काउंसिल हो, नेशनल अकेडमी फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट नैपा हो या लाहौर से जो है वो एनसी हो, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, तो ये तमाम इदारे जो है अब वो सपोर्टिव एंड पे आ गए हैं। नौजवान अब पानी की तरह अपना रास्ता आप बना रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल। जेन्युइन टैलेंट है वतन अजीज का, इस टैलेंट को ये क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ पर इदारे, शख्सियात कुछ भी नहीं रह गए। यानी यहाँ पर किसी ने आबियारी नहीं की और यानी सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको सिखाने समझाने के लिए कोई भी नहीं। ये सारा क्रेडिट उन नौजवानों को जाता है और जिन लोगों ने उनको गाइड किया, वो लायक इज़्ज़त तहसीन है और जिन इदारों ने इस हवाले से काम किया, उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया। अच्छा आगा भाई, मेरा अब आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, और आपकी काफी मसरूफियात भी, और आज ईद का दिन भी है। तो बस मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहेंगे, चाहे वो वफाक हो, सूबा हो, उससे क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि इंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है कोविड-19 के अंदर उनके लिए क्या हेल्प करे, वो क्या मुतालबा करना चाहेंगे उनसे? और नौजवानों के लिए हमारे पैगाम भी दे दीजिएगा। अच्छा, मुतालबा तो जब किया जाता है, तो उससे मुराद ये होती है कि आप बेबस हो गए और बेबसी तो इस कोविड-19 ने वाक़ई जो है वो करार दे दी है। पूरा शहर मेरा अपना कराची, पूरा मुल्क मेरा वतन और पूरा आलम इंसानियत एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और यहाँ पे तमामी शोबा-जात मुश्किल में है। मेरा शोबा, हर किसी को अपनी जिन से मोहब्बत होती है। मैं जिस शोबे से हूँ, मुझे अपने शोबे से, अपनी फ्रैटर्निटी से, अपनी फैमिली से मोहब्बत है, तो मुझे उनका एहसास है। तो मेरा मुतालबा तो क्या होगा, मेरा मशवरा होगा कि खुदारा ये मौका ब्लेम गेम का नहीं है। यहाँ सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर ब्लेम करती है, वफाकी हम्म। हुकूमत सूबाई हुकूमत पर ब्लेम करती है। तो इस ब्लेम गेम के दौरान दरअसल जो हकीकी मानों में किया जाने वाला काम है, वो कहीं पर से पुष्ट रह जाता है। बिल्कुल। तो सही मानों में काम करने की ज़रूरत है और वफाकी हुकूमत को कल्चर की मिनिस्ट्री को जुदागाना तशक्कुस लेना चाहिए और इस पूरे शोबे को इंडस्ट्री का
जो है दर्जा देना चाहिए। साथ ही साथ इन तमाम अफराद को जो इस फ़नकार शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब की इंश्योरेंस का एहतमाम करना चाहिए। ये कि जब ये आखिरी दौर में दाखिल होते हैं तो वहाँ बहुत मुश्किल में होते हैं और रखा है। तो चुनांचे ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाज़मीन की इंश्योरेंस की जाती है, इन तमाम अफराद की भी इंश्योरेंस की जाए जिसका जो प्रीमियम है, जो सालाना या माहाना या शिशमाही या सेमाही बुनियादों पर पे किया जाए, वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और कल्चर मिनिस्ट्री सूबाई या वफाकी ऐसे इदारे अपने ज़िम्मे ले लें। फिर उसके बाद में ये भी ज़रूर चाहूँगा कि वो फ़नकार जो इस वक़्त परेशान हाल हैं, उनके लिए फ़नकारों की ही कमेटी मुरत्तब की जाए। वो बताएँ बिल्कुल। कि कौन परेशान है, ताकि वो जो अरबों रुपए की इमदाद बकौल आपके सिंध हुकूमत ने जो है वो बाँट दी है, हम उसकी तस्वीरें और वीडियोज़ के लिए मुश्ताक न रहें कि वो कहाँ बटी है, कहाँ गई। आखिर बिल्कुल। में आपने कहा कि पैगाम मेरा पैगाम है नौजवानों के लिए कि जल्दी काम करना बहुत अच्छी बात होती है और जो काम देर से करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जल्दी करनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि आप प्रोटोकॉल का ख़्याल ही भूल जाएँ। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, 1 नंबर के बाद 2 नंबर आता है, फिर 3 नंबर आता है, फिर 4 नंबर आता है। अगर आप क्लासेस को जंप करके अगली क्लासेस में जाएँगे, तो फिर हो सकता है आपके फ़ेल होने के भी खदशात होंगे और अगर आपसे पिछले असबाक सुनने के लिए किसी ने सवाल कर लिया, तो आपके पास जवाबात भी नहीं होंगे। बड़ों का अदब करें, बाअदब बानसीब होता है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आगा भाई कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और बेशक आपकी काफ़ी सारी मसरूफ़ियात है और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हम तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अगले इतवार को अगले एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। वस्सलाम, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।